Hello everyone, welcome back guys. Welcome to our YouTube channel Survival of the Fittest. आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2015 के अंदर जो DBT JRF में क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सब क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें टी हेल्पर 1 रेस्पॉन्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ साइटोकाइंस। तो टी हेल्पर सेल 1 क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जब किसी भी टी सेल को कोई एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंटीजन प्रेजेंट करती है तो टी सेल से कुछ न कुछ साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। उसके रेस्पॉन्स में कुछ टी सेल्स सिक्रीट हो जाती है, टी सेल्स डिवाइड होने लग जाती है। ओके, तो वहां पे जो टी सेल्स बनती है एक होती है टी हेल्पर सेल 1, टी हेल्पर सेल 2 एंड टी हेल्पर सेल 17। देन टी रेगुलेटरी सेल्स, ये सारी सेल्स डिवाइड होती है टी हेल्पर सेल से ऑन द रेस्पॉन्स ऑफ पर्टिकुलर साइटोकाइंस। तो इसमें पूछा है कि टी हेल्पर सेल फर्स्ट है वो कौन से साइटोकाइन के रेस्पॉन्स से सिक्रीट होगी। ओके, तो यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे इंटरल्यूकिन 12, स्टेट 4 और टी बेट, ओके, ये क्या रिलीज करवा रही है टी हेल्पर सेल 1। इसके अलावा यहाँ पे इंटरफेरॉन गामा, इंटरफेरॉन अल्फा भी होता है जो क्या करवाता है टी हेल्पर सेल को स्टिमुलेट करवाता है। देन इसी तरह से टी हेल्पर सेल 2 के लिए भी देख सकते हैं, इंटरल्यूकिन 4 होता है मेनली, और टी हेल्पर सेल 17 के लिए होता है इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। इस तरह से टी रेगुलेटरी सेल के लिए भी ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंड फोक्स P3। तो ये सारे जो साइटोकाइंस होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं इन सारी सेल्स को का रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। ओके, फिर ये सेल फर्दर अपना रेस्पॉन्स जनरेट करेगी, फर्दर ये सारे साइटोकाइंस सिक्रेट करेगी। ओके, तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल 1 के लिए पूछा है तो इंटरल्यूकिन 12 आ जाएगा और इंटरफेरॉन गामा आ जाएगा। तो ऑप्शन ऐसा ऑप्शन कौन सा है, इंटरल्यूकिन 12 एंड इंटरफेरॉन गामा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाइब्रिडोमा प्रोडक्शन अमाइनोप्टेरिन इज एडेड आफ्टर फ्यूजन 2। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है जिसके अंदर एक सेल लेते हैं माइलिनोमा सेल्स जो कैंसरस सेल्स होती हैं और एक लेते हैं नॉर्मल सेल, नॉर्मल बी सेल। ओके, तो उन दोनों सेल को फ्यूज करवाया जाता है और एक हाइब्रिडोमा सेल प्रोड्यूस की जाती है। उस सेल के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक रहती है, बेसिकली जो नॉर्मल सेल रहती है उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड का बायोसिंथेसिस होता है वो दोनों पाथवे से हो सकता है। न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के बेसिकली 2 टाइप के पाथवे होते हैं, एक होता है साल्वेज पाथवे, एक होता है डी नोवो पाथवे। तो जो कैंसरस सेल होती है उसके अंदर सिर्फ डी नोवो पाथवे प्रेजेंट रहता है फॉर न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस, लेकिन जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर डी नोवो एंड साल्वेज पाथवे दोनों प्रेजेंट रहते हैं। इसका मतलब उसमें कुछ एंजाइम्स वर्क करेंगे साल्वेज पाथवे में, जिन एंजाइम्स को बोलते हैं एक होता है HGPRT एंड एक होता है थाइमिडीन काइनेज टीके एंजाइम। ओके, जो हाइपोजेंथिन ग्वानिन फोस्फोराइबोजाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है नॉर्मल सेल के अंदर और थाइमिडीन काइनेज भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन M प्रेजेंट होती है नॉर्मल सेल के अंदर। इस तरह से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है नॉर्मल सेल की। लेकिन जो कैंसरस सेल होती है उसके अंदर इमोर्टेलिटी प्रेजेंट रहती है, तो वो दोनों अगर फ्यूज होंगे तो वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक ही सेल के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो अमाइनोप्टेरिन होता है ये क्या है, एक इनहिबिटर है। ओके, जो साल्वेज पाथवे में जो HGPRT बनता है उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। ओके, तो अगर ये HGPRT इनहिबिट हो गया तो ये क्या करेगा, कॉज द डेथ ऑफ अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स। अगर जो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स हैं वो क्या करेगी, उसको अमाइनोप्टेरिन क्या करता है, डी नोवो पाथवे को इनहिबिट करता है। ओके, तो डी नोवो पाथवे अगर इनहिबिट होगा तो ऐसी सेल जिसके अंदर डी नोवो पाथवे चल रहा है वो कौन कौन सी है, एक तो अलग से जो बी सेल है वो नॉर्मल वाली और एक है कैंसरस सेल। अगर वो दोनों फ्यूज हो गई तो उसके अंदर वो वाला पाथवे नहीं चलेगा, साल्वेज पाथवे तो चलेगा। अगर डी नोवो पाथवे इनहिबिट भी हो गया तो साल्वेज पाथवे प्रेजेंट रहेगा और वो सेल किल नहीं हो सकेगी। ओके, लेकिन यहाँ पे जो अगर अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स हैं उनकी डेथ करवाने के लिए क्या किया जाता है, अमाइनोप्टेरिन का यूज किया जाता है। एक हेड मीडियम होता है जिसके अंदर हाइपोजेंथिन अमाइनोप्टेरिन ट्रांसफेरेज इस तरह से उस मीडियम में रखा जाता है, जिसकी वजह से हमें उन सेल के बारे में पता चलता है कि जो फ्यूज्ड सेल हुई है वो हमें मिल जाती है और अनफ्यूज्ड सेल होती है वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो
ये सारी थी हाइब्रिडोमा टेक्निक्स, ओके, जिससे हम लोग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो कॉज द डेथ ऑफ अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल्स, ओके। तो इस टेक्निक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें मेन प्रोसीजर क्या होता है और ये टेक्निक क्यों यूज की जा रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, both somatic hypermutation and isotype switching depend upon a highly specific enzyme of adaptive immunity that is made only by B cell proliferating in response to antigen. Okay, the name of the enzyme is, तो यहाँ पे जो मेनली एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं क्लास स्विचिंग के लिए और सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन के लिए, मेन होता है एक CD40 जो को स्टिमुलेटर होता है, को रिसेप्टर होता है। इसके अलावा होता है एक एक्टिवेटेड इंड्यूस साइटिडीन डीएमिनेज नाम का एंजाइम जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लास स्विचिंग के अंदर। क्लास स्विचिंग किसके अंदर होती है? बी सेल के अंदर। बी सेल अगर अलग अलग टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग, ओके। आफ्टर एंटीजन के जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद में बी सेल एक्टिवेट होकर काफी सारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग, ओके। और उसके लिए जो मेन एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एक्टिवेशन इंड्यूस साइटिडीन डीएमिनेज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a slide of macrophage was stained by immunofluorescence using a monoclonal antibody for TAP1 and TAP2 complex। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो TAP1 और TAP2 कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ओके। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस कहाँ पे यूज की है इसके लिए? इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज की है फॉर TAP1 and TAP2 complex. Which of the following intracellular compartments would exhibit positive staining with this antibody? तो जिस कंपार्टमेंट के अंदर, जिस सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ये वाला कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेगा वहीं पे हमें फ्लूरोसेंस दिखाई देगा। तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स, वो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस वाले डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं ये TAP1 एंड TAP2 ये इस तरह से रिसेप्टर है ER की मेम्ब्रेन पे, और ये क्या करते हैं किसी भी पेप्टाइड को, जो प्रोसेस्ड पेप्टाइड होता है उसको इंटरनलाइज करके MSC के अंदर, MSC के ऊपर टैग करते हैं और MSC को प्रोड्यूस जो प्रेजेंट करवाते हैं MSC के थ्रू, वो पहले उसको इस TAP1 एंड TAP2 कॉम्प्लेक्स से प्रोसेस किया जाता है, ओके। तो इस वजह से ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, internalized antigen are targeted to which of the following compartments for generation of appropriate peptide for presentation on the cell surface along with MSC molecule। तो जो एंटीजन की प्रेजेंटेशन होती है वो इस एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको आइडिया लग चुका होगा जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं उसमें से कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ओके। इसमें एंटीजन का प्रेजेंटेशन होने से पहले उसकी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होती है एंटीजन की, ओके। तो वो कहाँ पे होगी? इंटरनलाइज एंटीजन आर टारगेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपार्टमेंट फॉर जनरेशन ऑफ एप्रोप्रिएट पेप्टाइड फॉर प्रेजेंटेशन ऑन द सेल सरफेस अलोंग विद MSC मॉलिक्यूल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लाइसोसोम। इसका आंसर लाइसोसोम क्यों है इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये यहाँ पे कोई भी पेप्टाइड था जिसको टोल लाइक रिसेप्टर का एक्टिवेशन होके ये भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पैथोजन था जिसको इस तरह से एंडोसाइटोसिस के थ्रू इंटरनलाइज करेंगे और उसका क्या बनेगा? फेगोसोम बना के लाइसोसोम के अंदर डिग्रेड होके ये MSC है, इसके साथ में ये क्या होगा? मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा। तो ये डायरेक्ट MSC को टैग करके इसको मेम्ब्रेन पे पहुंचा रहा है, रिप्रेजेंट करवा रहा है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? ER के अंदर ये जो प्रोसेस्ड पेप्टाइड था इसको 26S प्रोटेसोम के अंदर डिग्रेड किया और ये पेप्टाइड्स थे। ये प्रोसेस्ड पेप्टाइड वापस से या तो गैप जंक्शन के थ्रू दूसरी सेल के अंदर पहुंच सकते हैं या फिर इसको MSC के साथ टैग करके वापस कहाँ भेजा जा रहा है? किसी न किसी फेगोसोम के अंदर। फिर वो फेगोसोम उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सेल के सरफेस पे। तो डायरेक्ट कौन करवा रहा है? लाइसोसोम। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following DNA viruses has part of its life cycle involving reverse transcriptase enzyme which is a hallmark of retrovirus। तो रेट्रोवायरस इनमें से कौन सा है? हेपेटाइटिस बी वायरस क्या है? रेट्रोवायरस है। इसके अलावा ये सारे क्या है? नॉर्मल DNA वायरस है या फिर RNA वायरसेस है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा?
इसका करेक्ट। ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज़ है, आपको याद रखनी है कि हेपेटाइटिस बी के अंदर जो हॉलमार्क होता है वो रेट्रोवायरस होता है, इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी एंजाइम प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a T cytotoxic cell can be induced to mount a cytotoxic attack on a virus-infected cell if it bind to a cell displaying। तो ऐसी टी साइटोटॉक्सिक सेल आ गई और वो कोई ना कोई इन्फेक्टेड सेल को, इन्फेक्टेड वायरस को अगर वो डिस्प्ले कर रही है तो वो कौन करेगा, उसको कौन डिस्प्ले करेगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल को के लिए हमें पता है टी साइटोटॉक्सिक सेल पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है वो होता है CD8, और CD8 को कौन रिप्रेजेंट करता है? MSC फर्स्ट। तो इसको कौन करेगा? MSC फर्स्ट बियरिंग फॉरेन एंटीजन। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट है। इसी से रिलेटेड कल भी एक क्वेश्चन आया था, ओके, जिसका आंसर था MSC फर्स्ट। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होती हैं, इंटरनल कोई पैथोजन आ जाते हैं, इंटरनली कोई सेल डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे जो प्रेजेंट किया जाता है MSC फर्स्ट के थ्रू और टी साइटोटॉक्सिक सेल को प्रेजेंट किया जाता है। और बाहर से कोई फॉरेन पैथोजन आ रहा है तो उसको प्रेजेंट किया जाता है बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टू टी सेल और टी हेल्पर सेल। ओके, next question is which of the following events occur first in the differentiation sequence of human B cell in bone marrow। तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आपको ये आंसर देना है इसका। आपको पता है जो भी रिपीटेटिव क्वेश्चन है उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपको देना है, बिकॉज आपको कितना मेमोराइज, कितना याद रह पा रहा है उसके बारे में आपको भी खुद भी एनालाइज होना चाहिए कि हमें कल वाला वीडियो देखा उसका कितना बेनिफिट हुआ और आज वाला देख रहे हैं उसमें से कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आपके माइंड में कुछ चीजें रह पा रही है या नहीं। ओके, इस वजह से इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इज अ सडन पोटेंशियल फेटल कंडीशन, इट्स कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम ओवरग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ये एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, टॉक्सिन को सिक्रीट रिलीज करवाता है बाय इट्स ओवरग्रोथ। देन और ये स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। इसके अलावा भी स्टेफाइलोकोकस की काफी सारी स्पीशीज प्रेजेंट रहते हैं विच इज फाउंड इन मेनी वीमेन्स बॉडीज। ओके, तो वीमेन बॉडीज के अंदर प्रेजेंट रहता है ये। और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम अफेक्ट मेंस्ट्रुएटिंग वीमेन, स्पेशली दोज हु यूज सुपर एब्जॉर्बेंट टेम्पॉन्स। ओके, तो इसके अंदर जो होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये क्या करवाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करवाता है, बिकॉज ये जो टॉक्सिन्स होते हैं इसके अंदर जो सबसे ज्यादा साइटोकाइंस रिलीज होंगे वो होंगे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी। बीसीजी क्या है? बेसिलिक कामिटेड गुआनिन एक वैक्सीन है जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये सबको ही पता होगा ऑलमोस्ट। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये एक लाइव एटेन्यूएटेड स्ट्रेन है। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्ट्रेन के लिए यूज की जाती है। तो इन वैक्सीन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी किल्ड वैक्सीन है, कौन सी डीएनए वैक्सीन है, कौन सी टॉक्सोइड है और कौन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ओके, CSIR नेट के अंदर भी इससे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइमेरिक थेरेप्टिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कंसिस्ट ऑफ। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए जो बनाते हैं उसमें ह्यूमन की जो एंटीबॉडी होती है उसका कांस्टेंट रीजन लेते हैं और जो माउस का जो एंटीजन जहाँ पे बाइंड होगा वो कहाँ पे बाइंड होगा, माउस वाली एंटीबॉडी पे। मीन्स उसका जो वेरिएबल पार्ट जो लेते हैं वो लेते हैं माउस की तरफ से और ह्यूमन की तरफ से लेते हैं कांस्टेंट रीजन। मीन्स एंटीजन की प्रोसेसिंग ह्यूमन के जैसे होगी, ह्यूमन की टी सेल जैसे, लेकिन जो एंटीजन बाइंड होगा वो माउस की एंटीबॉडी जैसे बाइंड होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सुपर एंटीजन्स। तो सुपर एंटीजन्स के लिए हमने देखा था सुपर एंटीजन इस तरह से बाइंड हो जाते हैं और वो सेप्टिक शॉक सिंड्रोम कोज करते हैं। काफी सारे साइटोकाइंस एक साथ रिलीज करवा देते हैं। कुछ बैक्टीरिया के कुछ बैक्टीरियल प्रोटीन्स होती है ये सुपर एंटीजन्स। ओके, तो सॉरी बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ये। तो इनको कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली आके क्या करते हैं बाइंड हो जाते हैं MSC और टी सेल रिसेप्टर के पास में। तो
दे आर प्रोसेस्ड इन साइटोसोल, प्रोसेसिंग की इसको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो प्रोसेसिंग कहीं पे नहीं होगी, दैट डू नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे 2015 के अंदर पूछे गए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 2016, 17, 18, 19 जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए इम्यूनोलॉजी के अंदर, और उसके अलावा टेक्निक्स, बायोकेमिस्ट्री और भी जितने भी सारे जेनेटिक्स वगैरह के जितने भी क्वेश्चंस बचे गए हैं वो सारे बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगी, अगर क्योंकि उनमें से वही रिपीटेशन होता है, वही चीजें बार बार पूछी जाती है, उसके ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आया उसी को क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे 1-2 दिन के अंदर। ओके, और अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट हो, आपको पढ़ना है, तो उसके लिए भी मुझे रिकमेंड कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपको जिसमें डिफिकल्टी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको मैं उसका कोई पर्टिकुलर वीडियो बना के लेके आ जाऊंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं इसमें जितने भी प्रीवियस और जितने भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे उनके आंसर मुझे ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।